हेलो एवरीवन, माय नेम अविनाश आर्य। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जहां पर हमारे समाज के लोग ऐसे मुद्दों पर बात करने से डरते हैं। वैसे आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। ये मुद्दा इस वजह से इसमें बात करनी जरूरी है कि हमारा समाज धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अब खुलकर बात करनी चाहिए और इनको समझना चाहिए और इनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वैसे आपने ये सारी चीज़ें देखकर समझ गए होंगे तो आज मैं किस मुद्दे यानी कि हम टाइप ऑफ रेप के विषय में समझेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सोशल इशूज़ हैं, तो इनको हमें अपने ही तौर पर इन्हें हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रेप वर्ड की बात आपने सुना होगा, किसी विक्टिम द्वारा यानी किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, उसके शारीरिक शोषण होता है, उसके बाद जो घटनाएं होती हैं उसी पूरे प्रोसेस को रेप कहा जाता है। यहाँ रेप वर्ड सिर्फ रेप नहीं है, रेप में बहुत सारे टाइप होते हैं। टाइप होने का मतलब आपके साथ किस तरह का रेप हुआ है, ठीक है। वैसे ये रेप होता है, टाइप कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हों लेकिन आपको वो चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। तो इनके विषय में हमें जानना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रेंजर रेप के विषय में समझेंगे। स्ट्रेंजर रेप का मतलब ये होता है एक अजनबी व्यक्ति द्वारा किया गया रेप होता है। हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा विक्टिम उस व्यक्ति को नहीं जानता, हमारी यानी कोई महिला है सड़कों पर ट्रैवल कर रही है या कुछ भी, यानी कि कहीं भी आप समझ लेते हैं। अब उस महिला पर किसी व्यक्ति द्वारा नज़र गड़ाई गई है या नज़रों से उसको देखा गया है, प्लस उसके ऊपर अटैक किया गया है। अटैक कर महिला को अटैक किया जाता है। अटैक करने पर उसको यानी कि उसके साथ गलत काम यानी कि शोषण होता है, शारीरिक उसका रेप होता है। फिर इसके बाद ये जो यानी कि जो हमारी विक्टिम है वो अपराधी को नहीं जानती, इसी को कहते हैं स्ट्रेंजर रेप, यानी कि एक तरह से अजनबी व्यक्ति द्वारा किया गया रेप। इसमें से क्या होता है कि जैसे ही ये घटना घटती है तो इसमें से जो विक्टिम हमारा होता है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से हर व्यक्ति से ट्रस्ट खो देती है। जो उसके बाद होने वाली घटना है रेप के होने के बाद, इसमें से क्या होता है विक्टिम अपनी तरह से यानी कि कहीं पर वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती, लाइक ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ तक कि घर तक में भी वो ट्रस्ट पूरी तरह से खो देती है और उसको यहाँ से निकलने में हो सकता है 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। अगर थोड़ा मैच्योर हुआ तो ये थोड़ा कम समय भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है उसके साथ एंजाइटी इशू होते हैं, ट्रस्ट इशू होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर अपराधी की नज़रों पर देखा जाए तो अपराधी क्या होता है कि यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में होता है। अपराधी को हमेशा यानी कि उसे ये लगता है कि दुनिया मेरी क्या ही बिगाड़ लेगी, क्योंकि एक अजनबी महिला के साथ उसने गलत किया, ताकि उस महिला को वो जानता भी नहीं है और वो महिला भी उस व्यक्ति को नहीं जानती। तो यहाँ पर अगर इन केसों में बात की जाए तो पुलिस के लिए भी ये मैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा संगीन बन जाता है, क्योंकि पुलिस भी इसमें से कुछ नहीं कर सकती अगर आपके साथ सही तरह के सबूत एविडेंस नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में क्या होता है कि यहाँ पर जान पहचान का ही अपराधी होता है जो किसी विक्टिम के साथ रेप करता है। वो आपके घर में हो सकता है, आपके भाई का दोस्त भी हो सकता है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके घर के भी लोग हो सकते हैं। और ये इशू हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो और इन मुद्दों पर कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में बुराई फैलने का डर होता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को घर के अंदर ही दबा दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा एक तरह से डेटा के तौर पे अगर निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा जो रेप होता है महिलाओं का घर में होता है और फिर उसे पूरी तरह से दबा दिया जाता है। इन चीज़ों में क्या होता है कि यानी कि जो हमारा विक्टिम होता है पहले तो सब पे भरोसा करती है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे उसका ट्रस्ट खो जाता है। यहाँ की वो अपने यानी फैमिली, फ्रेंड, कॉलेज, किसी से भी बात करना छोड़ देती है। जो उसके बाद इशू होते हैं, यहाँ दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, पूरी तरह से विश्वास टूटता है। विक्टिम सोचती है क्या हर मुस्कान के पीछे धोखा छुपा है, यानी अगर कोई उससे हंस कर, खेल कर, कुछ कैसे भी बात करता है तो उसे यानी कि एक तरह से शक की नज़रों से देखना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन मुद्दा बनता है वो ट्रस्ट का, यानी ट्रस्ट पूरी तरह से खो जाता है। सेल्फ बैलेंस सबसे यानी खतरनाक जहर बन जाता है। सेल्फ बैलेंस का मतलब वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि क्या मुझ में ही कोई खराबी है या फिर मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो इन सारी चीज़ों पर उसके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपसे कोई फ्रेंड या दोस्त है तो कहीं ना कहीं उससे आपको दोस्ती या इस सारी चीज़ों बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है ताकि उसके मानसिक संतुलन को सही रखा जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए साइकोलॉजी के तौर पर तो इसमें से मेंटल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है और जो घर या फैमिली ये अपने लोगों के यानी कि फेवर में उसके अंदर एक निगेटिव भाव उत्पन्न हो जाता है।
फिर यहाँ पर एक तीसरे नंबर की अगर हम बात करें जिसे हम मैरिटल रेप बोलते हैं। मैरिटल का मतलब होता है शादी के नाम पर ज़बरदस्ती उसके साथ किया जाता है। जैसे कि सपोज़ करो कि आपकी शादी हो गई, आपकी शादी होने के बाद जिस घर में आप जाती हो तो आपके साथ एक तरह का रेप होता है, लेकिन उसे आप समझते नहीं हो। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, शादी हमारा एक रिश्ता है, उस रिश्ते को विश्वास, ट्रस्ट और एक प्यार के तौर पर तोला जाता है। ठीक है, और सम्मान, भरोसा, इज्जत भी बराबर आपको मिलती है। पर कुछ लोग सोचते हैं शादी हो गई है मतलब महिला की मर्जी खत्म। यही नहीं कि ये होता है कि सपोज़ करो आपकी शादी होती है, आपके पति हैं, अब यहाँ पति को एक तरह का कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि महिला की अब शादी होगी, अब उसकी मर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हम जैसा चाहें वैसा उसके साथ कर सकते हैं। यानी कि उसका मन नहीं है फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो वाइफ की हमेशा ना ही रहती है। तो इसी को हम मैरिटल रेप कहेंगे, जब पति पत्नी की ना को ना समझता है। यानी कि हर महिला को अपना ये दर्द छुपाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया पूछती है कि पति है, इसमें से रेप कहाँ से आ गया। ऑब्वियसली सी बात है, अगर देखा जाए कि वो आपका पति है और वो आपके साथ ज़बरदस्ती या गलत कर रहा है, आपकी हाँ में हाँ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपका वो पति है। ये आप कहीं भी जाकर यानी कि अगर कोर्ट में भी जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, इन मुद्दों को उठाओगे तो एक तरह का यहाँ पर आपको ही निगेटिव पॉइंट मिलेंगे। तो विक्टिम अंदर ही अंदर मरती रहती है, पर समाज उसे चुप कराने की हमेशा सज़ा देता है एक तरह से। यानी समाज कोई भी हो, फैमिली फ्रेंड से भी बताओगे, अपने माँ बाप से बताओगे, अपने घर में किसी से भी डिस्कस करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें होती है मैरिटल रेप में। मैरिटल का मतलब होता है शादी के बाद भी आपके साथ रेप होता है, लेकिन ये आपको एहसास है कि नहीं। अगर आपको ये चीज़ें एहसास होती है तो इसका मतलब आपके साथ रेप हो रहा है। इसके बाद चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो एक होता है नाबालिग पर हमला। नाबालिग रेप होता है, नाबालिग बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ। ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ पर सहमति का कोई सवाल नहीं बनता, या क्योंकि यह बच्चा समझ ही नहीं पाता कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो पूरी तरह से नाबालिग है, अभी तो वो सिर्फ सीख रहा है, जान रहा है। यह अपराध उनके दिमाग पर उम्र भर का बोझ रख देता है। अगर बचपन में किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो ये एक तरह का कहीं ना कहीं उनके ऊपर बोझ बन जाता है, और ये पूरी उम्र चलने वाला एक तरह का बोझ होता है। डर चीख बदल जाती है, यानी कि उसका डर चीख बदल जाती है, और हर पर्सन उसको अब एक तरह से अपराधी की नज़र में आता है। सबके मन में वो विश्वास रहता नहीं है, एक डाउट रहता है किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए। अगर यहाँ पर देखें तो एक तरह को वो ट्रॉमा झेलती है, उनके ब्रेन में डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे कि अब बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा उनके ब्रेन डेवलपमेंट को रोकता है पूरी तरह से। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी सब यहाँ पर हिल जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट तो जाता है, प्लस उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और सब क्या कहते हैं यहाँ पर जो आइडेंटिटी है, तो वो ऑब्वियसली जो आइडेंटिटी होती है, तो कहीं ना कहीं बचपन की उठाई गई चीज़ें हमारा समाज उसको शादी तक हमेशा उछालेगा, कहीं ना कहीं कहेगा कि इसके साथ ऐसी घटनाएं हुई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस क्या कहते हैं इस केस में। बात करते हैं पांचवें नंबर का, कस्टोडियल रेप होता है। शक्ति और सर्वनाक का दुरुपयोग होता है। यहाँ पर कस्टोडियल रेप का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, जब सुरक्षा देने वाले ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। कहने का मतलब ये है कि आप पुलिस से हेल्प मांगने गए हैं और पुलिस ही आपका रेप करे, तो इसको कस्टोडियल रेप बोलते हैं। पुलिस हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, रिहाब सेंटर हो सकता है। कस्टोडियल का मतलब ये है, अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं या किसी जैसे हॉस्पिटल में, पश्चिम बंगाल वाला केस आप जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल में एक नर्स के साथ वहाँ हॉस्पिटल में रेप होती है, इसको हम कस्टोडियल रेप बोलेंगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो कस्टोडियल रेप का मतलब कि यानी कि किसी या सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था कहीं पर भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें कस्टोडियल रेप के अंदर आती हैं। यानी कि जो आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई चीज़ें हैं वही आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। जहाँ कानून का हाथ होना चाहिए था वहाँ कभी कभी कानून ही टूटता है। साइकोलॉजी अगर मैं देखूँ, यहाँ पर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें निकलती हैं, वो विक्टिम को लगता है कि अब मैं किसी से मदद मांगूं। यानी कि विक्टिम को लगता है कि अब मैं किससे मदद मांगूं। यानी कि पॉइंट ये है कि विक्टिम अब अपने अंदर अब पूरी तरह से वो टूटता है। यहाँ पर विक्टिम को ये लगता है अब मैं किधर जाऊँ, किधर मतलब मैं किससे हेल्प मांगूं, क्योंकि हेल्प देने वालों ने ही उसके साथ ही गलत किया। यानी सिस्टम पर अब भरोसा टूट जाता है और यहाँ से एक तरह की जंग स्टार्ट होती है। उसके माइंड में कुछ भी चल सकता है, वो हो सकता है सिस्टम को नुकसान पहुँचाना चाहे, या फिर उसके अंदर बदले की भावना भी आ सकती है, या फिर वो
अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जस्टिस के रास्ते बंद होने लगते हैं और यहाँ पर वो पूरी तरह से टूट जाता है। हम छठे नंबर की बात करें तो यहाँ पर वॉर रेप आता है। वॉर रेप ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि जंग दो देशों के बीच हो रही है और भुगतान उसकी वहाँ की जनता को करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, दो नेता को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है जंग करा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारी भोली भारी जनता है, चाहे इस देश की हो चाहे उस देश की हो, इन दोनों के बीच होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका भुगतान हमेशा जनता ही भुगतती है। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हिस्ट्री आप देखोगे, उसको अगर आप समझोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या होता है, जब दुनिया हथियारों की जुबान बोलती है तो औरतों की चीखें दब जाती हैं। कहने का मतलब जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी बात भी नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है और वॉर में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी पूरी दुनिया में कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि इतनी समय दो देश लड़ रहे हैं और दो देश जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जनता को एक तरफ कर दिया जाता है और यहाँ पर सिर्फ फाइट की बात होती है। और यहाँ पर ये रेप कैसे होते हैं, मान लो कि किसी देश के सैनिक हमारे देश के अंदर एंट्री लेते हैं और वो अटैक करते हुए चले आते हैं। अटैक करने का मतलब है कि वो जो सैनिक है वो हमारी महिलाओं, बच्चों, ऐसे लोगों के साथ रेप करते हैं। और ऐसी घटनाएं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर हुई है, ठीक है, इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन इन सारी चीजों को छुपाया जाता है। और जोन में रेप एक हथियार की तरह किया जाता है, किसी जाति को तोड़ने के लिए, किसी समुदाय को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब न जाने कितनी महिलाओं के साथ कितने सारे रेप हुए, ठीक है, इस बॉर्डर लाइन पर जो रहने वाले लोगों के साथ इतना सारा गलत काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ों को एक तरह से पूरी दुनिया छुपाने की कोशिश करती है और ऐसा हर देश, जो जिस देश ने युद्ध में पैर रखे हैं उस देश के साथ ऐसी घटनाएं जरूर हुई है। यहाँ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो विक्टिम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी कौम का दर्द होती है। कहने का मतलब यहाँ पर है, विक्टिम जो होता है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर एक विक्टिम की बात नहीं होती, यहाँ पर जो विक्टिम होते बहुत सारे होते हैं और वो पूरी तरह से जो उनके ऊपर पूरा बोझ आता है, एक समूह या एक दल या पूरे देश का भार आता है। भार आने का मतलब उसके ऊपर डाल दिया जाता है, भाई वॉर चल रहा था, वॉर के तहत आपके साथ ऐसा गलत काम हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों को छुपा लिया जाता है। ये काम ज़्यादातर सैनिक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात करूँ तो जो जापानीज सैनिक थे, इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे, यानी जिस देश में अटैक करते थे, हिटलर के सैनिक और भी बहुत सारे जापानीज सोल्जर थे, लोगों ने जब अटैक किया तब ऐसी घटनाओं में इन्होंने पैर रखा। इसके बाद एक आता है 7वें नंबर, जिसे डिजिटल बोलते हैं, यानी कि ऑनलाइन सेक्सुअल करेक्शन। इसको स्क्रीन के पीछे छिपा अपराध भी बोलते हैं। देखो, नई दुनिया है, नई दुनिया के नए खतरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि मैनिपुलेशन हो सकता है, ब्लैक मनी हो सकता है, यानी कि ट्रेटिंग टू लीक ऑफ द फोटोज होता है, फोर्स ऑफ द वर्चुअल एक्ट्स होता है। वर्चुअल यहाँ पर यानी कि लीक फोटोज का मतलब है आपकी प्राइवेट पिक्चर लीक होती हैं, और ये तो आम घटना बन चुकी है कि आपके प्राइवेट वीडियोस लीक होते हैं। प्लस आज के ज़माने में, AI के ज़माने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि एक्ट कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको फेस को विजुअल करके, एडिट करके वहाँ पर यानी कि प्रस्तुत की जाती हैं और कहीं ना कहीं आपको एक तरह से बदनामी की ओर बढ़ाया जाता है। अगर आप कोई फेमस व्यक्ति हैं तो आपके साथ ये जरूर ऐसी घटनाएं होंगी। सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, कभी कभी माउस क्लिक से भी आत्मा छलनी कर दी जाती है। साइकोलॉजी ये कहता है, विक्टिम को लगता है मैं कहाँ भागूं, ऑनलाइन तो दुनिया है। कहने का मतलब यहाँ पर सही है, आप घर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, दुनिया के किसी सब्जी लेने जाएंगे, मार्केट जाएंगे, मॉल जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया पे आप कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि जो चीज़ इंटरनेट में चली गई उससे फिर आप कहीं मुंह नहीं छुपा सकते। एक बार कोई चीज़ आपकी इंटरनेट में चल जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे डिलीट नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं कि सारी घटनाएं होने के बाद विक्टिम के दिमाग में क्या चलता है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन सारी घटनाएं होने के बाद विक्टिम के दिमाग में क्या क्या होता है। ठीक है, रेप के बाद क्या होता है कि मनुष्य का ब्रेन सर्वाइवल मोड पर चला जाता है, यानी कि जो किसी भी विक्टिम के साथ कोई भी हो, उसका जो दिमाग होता है एक तरह सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। हर आवाज़ उसे एक खतरा लगता है, हर व्यक्ति शक के दायरे पे आ जाता है और हर रात एक तरह से दुश्मन हमें दिखाई देने लगते हैं। विक्टिम खुद को गलती की अपनी जड़ मानने लगता है, शायद मेरी वजह से हुआ, जबकि सच ये है कि गलती हमेशा अपराधी की होती है। कभी ऐसे ही आपको सुनने को मिला कि भाई किसी विक्टिम की गलती हो, नहीं, हमेशा जो यहाँ पर गलती होती है वो अपराधी की ही होती है। फिर इसके बाद ट्रॉमा सिर्फ यानी कि बॉडी में नहीं बल्कि ये मेमोरी घर बना लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या विचार होना
चाहिए हमें। तो जो हमारा काम है विक्टिम को यह एहसास दिलाना, यानी कि अगर आपके पास कोई विक्टिम है, उसके साथ ऐसी घटना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारा काम है विक्टिम को यह एहसास दिलाना कि तुम टूटी नहीं हो, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई है, हमारी चुप्पी अपराधी की ताकत है। फिर इसके बाद आवाज़ उठाओ, मदद करो, संवेदनशील बनो, सेंसिटिव बनो, रेप सर्वाइव को सर्वाइवर की तरह ट्रीट करो, वह विक्टिम की तरह नहीं। कहने का मतलब है जब भी किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती तो कहीं ना कहीं वो आपकी उस जगह एक अच्छे और बेहतर पेरेंट्स की तरह, कहीं दोस्त की तरह, किसी भी तरह से आप अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, उसे उस सर्वाइवल मोड से निकाल कर बाहर ला सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेगा। फिर इसके बाद सेफ्टी प्रोविजन से अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूँ तो सेफ्टी प्रोविजन में आप सभी जानते हो, अपनी आवाज़ को आप मजबूत रखिए, हमेशा ट्रस्ट यानी ट्रस्टेड लोगों और इमरजेंसी संपर्क रखें। कहने का मतलब जो जिन पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट रखिए। बाउंड्रीज पर किसी को दखल ना दें, यानी कि अपनी लिमिटेशन, जो आपकी लिमिटेशन पर किसी और की लिमिटेशन यहाँ पर आ ना पाए, यानी कि आपकी एक लिमिटेशन फिक्स होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, आप लिमिट तक करते हो ठीक है, लेकिन आप अपनी लिमिट में किसी और को एंट्री मत दीजिए, आप अपनी बाउंड्री पर किसी और को मत आने दीजिए। इल्यूजन को इग्नोर ना करें, दिमाग अक्सर पहले संकेत देता है, इल्यूजन को कभी आप इग्नोर ना करें, उसे हमेशा महसूस करते रहें। रिस्की जगहों पर हमेशा अलर्ट रहें या सतर्कता बढ़ाएं, या जाने से पहले अपने किसी फ्रेंड, दोस्त, माँ बाप, किसी को भी साथ में लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी आप जा रहे हो। लेकिन ट्रस्ट बहुत ज़रूरी, यहाँ पर आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ऑनलाइन जो ट्रस्ट होता है आज के सोशल मीडिया में हम बहुत जल्दी करने लगते हैं, क्योंकि घर में हम बैठकर सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उस पर हम धीरे धीरे बात करते करते ट्रस्ट करने लगते हैं, ताकि हमें ये भी नहीं पता कि उस ऑनलाइन की दुनिया में पीछे कौन है, कौन छुपा है जो आपको ट्रैप कर रहा है। फिर इसके बाद हेल्प मांगने पर कभी शर्म ना करें। आजकल हेल्प मांगने में लोग ज़्यादातर डरते हैं, सचकाते हैं, तो वहाँ पर आप डरिए मत, हेल्प जरूर मांगिए। आपको अगर आप हेल्प मांगेंगे तो इस देश में ऐसी भी हालत नहीं हुई, आपको हेल्प की जाएगी, लोग करते हैं। यानी कि फेयर नहीं, अवेयरनेस की यहाँ पर ज़रूरत है। तो फाइनली मैं यहाँ पर बोलूँ, रेप से किसी की मर्यादा नहीं छीनी जाती है, किसी अपराधी की इंसानियत मर चुकी होती है। यहाँ पर हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ ना का मतलब हमेशा ना ही होता है। जो कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ बेटर बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।